अब हमको पढ़ना है, देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सपुष्पी वनस्पति में जिसको हम बोलेंगे आवृत बीजधारी वनस्पति में हमको पढ़ना है लैंगिक जनन। अब देखो लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर जिस जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों जुड़ते हैं और जुड़कर बनाते हैं युग्मनज यानी फलितांड बनाते हैं। और इस फलितांड में से एक नया सजीव उत्पन्न होता है और उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। हमको पढ़ना है सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन। और इसमें से गाला पेपर सेट में 6 प्रश्न पूछे गए। देखो इसमें सपुष्पी का मतलब होता है जिस पुष्प में बराबर यानी कि जिस वनस्पति में पुष्प उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं सपुष्पी वनस्पति। जिस वनस्पति में पुष्प उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं सपुष्पी वनस्पति। अब पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल और तीसरा होता है पुंकेसर और चौथा होता है स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा दल को हम पंखुड़ियां भी कहते हैं, और पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो पुष्प के बराबर कितने भाग? तो 4 भाग, लेकिन उसमें से 2 जनन भाग होते हैं। देखो पुष्प के ये दोनों जनन भाग है, पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों जनन भाग है। और जनन भाग के आधार पर पुष्प के 2 प्रकार है। जनन भाग के आधार पर पुष्प के 2 प्रकार है। यानी पहला होता है एक लिंगी पुष्प और दूसरा होता है उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प उसको कहते हैं जिसमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक होता है, उसको हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। जिस पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक होता है उसको हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आता है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण आएगा पपीता और तरबूज। याद रखने का कि जिस पुष्प में बराबर पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक होता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण आएगा पपीता और तरबूज। और जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण आएगा बराबर गुड़हल और सरसों। तो याद रखने का कि प्रश्न ऐसा पूछेगा पुष्प के जनन भाग के आधार पर कितने प्रकार? तो पुष्प के जनन भाग के आधार पर 2 प्रकार, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक होता है उसको हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। और जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं एक साथ उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। इसमें एक लिंगी का उदाहरण आएगा पपीता और तरबूज, उभयलिंगी का उदाहरण आएगा गुड़हल और सरसों। अब देखो मैंने आपको बताया कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, तो आपको ऐसी आकृति बनानी है। देखो ये आपको बताने का बाह्य दल,
ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल है, ये है बाह्य दल और ये है दल, ये दल है। और यहाँ पर ये जो होता है वो है स्त्री केसर, स्त्री केसर है और ये स्त्री केसर होता है। और ये यहां से होता है पुंग केसर, ये पुंग केसर है। ये पुंग केसर है, ये पुंग केसर है। तो ये हमारा पुंग केसर है। याद रखने का कि पुष्प के 4 भाग, पहला बाह्य दल, दल यानी पंखुड़ियां, फिर स्त्री केसर और फिर पुंग केसर। कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब हमको देखो सबसे पहले लिखना है पुंग केसर के बारे में। तो पुंग केसर पुष्प का नर जनन भाग है। देखो पुष्प का नर जनन भाग है। पुंग केसर जो है वो पुष्प का नर जनन भाग है। पुंग केसर पुष्प का नर जनन भाग है। अच्छा, पुंग केसर में 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है तंतु और एक होता है परागकोश। एक तंतु होता है और एक होता है परागकोश। याद रखने का कि एक तंतु यानी ये देखो यहाँ पर पुंग केसर पुष्प का नर जनन भाग है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक ये होता है तंतु और एक ये होता है परागकोश। परागकोश जिसको हम परागाशय भी कहते हैं। परागाशय यानी कि इसके अंदर परागकण उत्पन्न होता है, परागकण उत्पन्न होता है। और ये परागकण पीले रंग के होते हैं, जिससे पुंग केसर को छूने पर हाथ पीला पड़ जाता है, हाथ पीला हो जाता है। फिर से देखो, पुंग केसर पुष्प का नर जनन भाग है। अब क्या होता है कि पुंग केसर में 2 भाग होते हैं, एक होता है तंतु और एक होता है परागकोश। परागकोश जो है बराबर वो क्या होता है कि परागकण बनाता है और परागकण पीले रंग के होते हैं, जिससे इस पुंग केसर को छूने पर हाथ पीले हो जाते हैं। अब आता है हमारा स्त्री केसर। तो स्त्री केसर जो है वो पुष्प का, स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है, मादा जनन भाग है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है नीचे का फूला हुआ उभरा जो भाग है, इसको बोलते हैं अंडाशय। तो नीचे के फूले उभरे हुए भाग को हम बोलते हैं अंडाशय। और बीच का ये नली वाला जो भाग है इसको बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका यानी पराग नली, पराग नली कहते हैं। वर्तिका यानी पराग नली। और ये जो आगे का भाग होता है, दूसरा भाग है वर्तिका, और ये आगे का जो भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी कि जिसको हम बोलते हैं बराबर परागासन, परागासन भी कहते हैं, परागासन कहते हैं। तो स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है, जिसमें 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ उभरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं अंडाशय। बीच का जो नली वाला भाग है उसको बोलते हैं वर्तिका, और आगे के भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। अब क्या होता है कि 2 प्रकार का ये देखो अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और इसी में ये मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक। अब देखो यहाँ पर 2 प्रकार के परागण होते हैं, 2 प्रकार के परागण होते हैं। एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। देखो परागण यानी क्या? तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्व होता है और एक पर। स्व का मतलब
उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। और अगर दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं पर परागण। पर परागण किसके द्वारा होता है? हवा, पानी और कीटक या पक्षी द्वारा होता है। हवा, पानी और कीटक या पक्षी द्वारा होता है। फिर से देखो, पूछा हुआ प्रश्न है गाला में, परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकार बताओ। तो लिखने का, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण के दो प्रकार, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। और दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं पर परागण। अब क्या होता है कि परागण के द्वारा परागकण कहाँ पर आ जाता है? वर्तिकाग्र पर। फिर से देखो, परागण के द्वारा परागकण कहाँ पर आ जाता है? वर्तिकाग्र पर। और आने के बाद एक नली जैसी रचना बनाता है और इस नली को बोलते हैं पराग नलिका। पराग नलिका कहते हैं। इस नली को बोलते हैं पराग नलिका। और ये पराग नलिका इस बीजांड तक वृद्धि करती है, क्योंकि बीजांड में कौन है? मादा युग्मक, तो वहां तक ये वृद्धि करती है। अब क्या होता है कि ये परागकण नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है? नर युग्मक। और ये नर युग्मक इस पराग नलिका से होता हुआ बीजांड में रहे मादा युग्मक से जुड़ जाता है। अब नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा युग्मनज। युग्मनज यानी फलितांड। फलितांड बनता है और फलितांड बन जाने के बाद ये जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है और ये जो बीजांड है वो बीज में बदल जाता है। और फिर इस बीज को हम जमीन में बोते हैं और उसमें से एक नया पौधा विकसित होता है। इस प्रकार से सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन होता है। फिर से समझ लो, परागण के द्वारा क्या होता है कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद एक नली जैसी रचना बनाता है, उसको बोलते हैं पराग नलिका। ये पराग नलिका बीजांड तक वृद्धि करती है। और क्या होता है कि ये परागकण पराग नर युग्मक उत्पन्न करता है और वो नर युग्मक इस पराग नलिका द्वारा बीजांड में रहे मादा युग्मक से जुड़ जाता है, जिससे युग्मनज बनता है। अब युग्मनज बनने के बाद ये बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में बदल जाता है। और फिर इस बीज को जमीन में बोने पर उसमें से नया पौधा विकसित होता है। तो इस प्रकार से सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब